हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों को जो टेस्ट सेकंड है, आज हम लोग वो करेंगे, यानी कि टारगेट टेस्ट टारगेट यूपी टीजीटी का टेस्ट सीरीज़ है। सेकंड डे 3 है। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन पेपर करा चुकी हूँ और आज आप लोगों की डिमांड पर अभी मैंने जो है अपने इस वाले पेपर में फ्रेगमेंटेड सेंटेंस, रन ऑन सेंटेंस और कॉमा स्प्लाइस, ये सब भी जो है वो लिया है। और अगर मैं वहाँ तक करवा पाई तो अभी जी बिल्कुल कराऊंगी, और अगर मैंने उसे कल पे टाला तो टाला मतलब कि कल के लिए छोड़ा तो फिर मैं कल कराऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और लेकिन मैं आपको समझा के ज़रूर जाऊंगी ये होते क्या है। Which Shakespearean play was the first to be performed at the Globe Theatre in 1599? तो आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, और इसका आंसर है दैट इज जूलियस सीजर। इट इज बिलीव्ड दैट जूलियस सीजर was the first play that was performed in the Globe Theatre that was newly constructed in 1599, and that is Julius Caesar. The answer is B, Julius Caesar. ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और आंसर की आपको यहाँ देखनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, पहले पढ़ लीजिएगा। इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट द ड्यू एक मकीना एलिमेंट ड्यूरिंग द ट्रायल सीन? तो इसमें एंटोनियो है, बेसेनियो है, पोर्शिया है, या द ड्यूक ऑफ वेनिस है। एंड यू वेरी वेल गॉट टू नो कि ये जो है आपको ब्रैकेट में देखकर समझ में आ रहा होगा कि ये जो है क्या है। फिर भी मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, देखिए ये जो ड्यू मकीना जो है ये है आपका, दैट इज पोर्शिया। ड्यू एक या डेयू, ये एक्चुअली ये डेयू एक मकीना होता है। तो डेयू एक मकीना जो है ये ग्रीक टर्म है। और सबसे पहले आप ये सोचोगे, एक्चुअली इस टर्म का जो डेयू एक मकीना होता है इसका मतलब होता है गॉड फ्रॉम द मशीन। गॉड फ्रॉम द मशीन, एक्चुअली इन ग्रीक ट्रेजेडीज जो गॉड्स होते थे, जब वो हेल्प करने के लिए आते थे, मतलब शो करा जाता था, तो गॉड जब हेल्प करने के लिए आते थे तो वो जो है ना मशीन्स के मतलब पुली की सहायता से उनको उतारा जाता था। तो लेटर ऑन कि इसको कहा जाने लगा, टर्म जो ये बनी ग्रीक में, दैट इज डेउ एक मकीना, तो गॉड फ्रॉम द मशीन। तो इसका मतलब अब आपको सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे जो पोर्शिया है वो तो मशीन से तो आई नहीं है। एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट समझिए। बात ये है कि गॉड्स को ट्रेजेडीज़ में क्यों जो है वो मदद के लिए बुलाया जाता था, कि कोई एक ऐसा कैरेक्टर, कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो आके घटनाक्रम बदल दे। तो पोर्शिया जब आती है उससे पहले तक जो है घटनाक्रम किसके फेवर में था? शार्लॉक के फेवर में था। पोर्शिया के आते ही वो घटनाक्रम बदल जाता है, इसीलिए उस वो एक सिंबल के रूप में आई है, डेउ एक मकीना के रूप में। तो आंसर इज सी, पोर्शिया। भैया देखो ये भी एआई बेस्ड जो है वो पेपर बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। मैं भी अब जो है टीजीटी का पेपर बस प्रॉम्प्ट सही दे रही हूँ, तो इसी से ही बना रही हूँ पेपर, और उसके बाद आपको चीज़ें समझा भी रही हूँ कि किस तरीके से जो है पेपर, भाई किसी भी लेवल का पेपर आ सकता है। तो मैं आपको ये चीज़ बता के चल रही हूँ। The concept of negative capability was famously applied to Shakespeare by Keats. It refers to, इसका मतलब होता है अ पोएट्स एबिलिटी टू रिमेन इन अनसर्टेनिटी, जिसमें पोएट आत्मसात हो जाता है चीज़ों के साथ, उसकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं रहती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज कंसिडर्ड अ मैकियावेलियन विलन? अब आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझिएगा भाई। एक्चुअली जब जैसी ब्रैकेट में दिखता है तो ये तो पता चल जाता है आंसर इज दिस, बट मैकियावेलियन विलन का मतलब क्या होता है? एक बार ये मुझसे जो है मेरी क्लास में भी किसी ने पूछा था, और कि ये जो है क्या होता है, तब भी मैंने उसमें भी समझाया था। मैं अब आप लोगों को भी समझा देती हूँ। देखिए एक मैकियावेलियन विलन वो होता है जो वो जस्टिफाई द एंड्स, कि ये इनके इन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से अपना काम होना चाहिए, अपना काम बनता बढ़ में जाए जनता। तो ये इनके इन प्रकारेण, ये अगर आपने ये सुन रखा होगा, एक संस्कृत में एक सूक्ति होती है ये, कि किसी भी तरीके से है ना, तो इंग्लिश में जो है बाय हुक और बाय क्रुक। तो ये जो होता है कि द वन हु जस्टिफाइज द एंड्स, तो दैट इज मैकियावेलियन विलन। और ये है इसमें एडमंड इन किंगलियर, तो जो अपना काम के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन शेक्सपियर्स द विंटर्स टेल,
The Winter's Tale of Shakespeare is unique. Why? Because it contains a famous stage direction. और वो आप लोगों को अगर पता हो famous stage direction जो है वो इसमें दी गई है, और वो famous stage direction है इसमें, that is भालू, है ना, a character being pursued by a bear. Milton's Lycidas was written to commemorate the death of his college friend. देखो भाई मॉडरेट लेवल का पेपर बनाया है, अभी मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा टफ लेवल का भी जो है ना बनाऊं, क्योंकि इससे क्या होता है कि देखो मैंने ना आज एक बात सोची, मैं आप लोगों को भी वो बात बताती हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं। आप लोगों को पता होगा अभी यूपी दरोगा का जो है पेपर हुआ था और उसका रिजल्ट आया। पेपर आसान था, कट ऑफ बहुत हाई गई, लगभग 92% पे कट ऑफ गई। जो लोग सोच के बैठे थे कि यार हम इतने क्वेश्चन कराए हो जाएगा, नहीं हुआ। लेकिन जब होमगार्ड का पेपर आया तो वो ऐसा आ गया कि वो आईएएस के, मतलब आईएएस का तो नहीं लेकिन हाँ पीसीएस लेवल का जो है वो पेपर आ गया होमगार्ड का। अब आप सोचिए होमगार्ड में जो पेपर देने के लिए आते हैं उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या रखी जाती है। तो भाई बात ये हुई कि भाई जो होमगार्ड का पेपर था वो बहुत डिफ़िकल्ट आ गया और जो दरोगा का पेपर था वो आसान आ गया। तो आप सोचो कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई पीजीटी का पेपर आसान आया तो टीजीटी का पेपर मुश्किल दे दें, मुश्किल ना भी दें तो कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दें, और अगर एआई से ही बनाएं तो भी कुछ ऐसा है प्रॉम्प्ट सही दे दें। तो इसीलिए आपको यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आसान पेपर आ जाता है ना तो जो लोग बहुत अच्छा स्कोर करके आते हैं ना उनके भी ये हो जाता है यार पता नहीं यार इंटरव्यू की कॉल आएगी नहीं आएगी, इंटरव्यू तक पहुंच भी गए तो भगवान जाने हम उसमें इतने कम सीट्स हैं, इतने लोग बैठे हुए हैं, क्या होगा, यही सब दिमाग में चलता रहता है। तो इसीलिए सब तरीके का पेपर तैयार करिए। मिल्टन लिसिडस जो है लिखी गई थी उनके दोस्त एडवर्ड किंग की मृत्यु पर। Paradise Lost book second, which demon suggests a peaceful existence in hell by building a kingdom to rival heaven। तो जरा इसको देखिए और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है और क्यों है। मैं जरा हट जाऊं सामने से। देखो पैराडाइज लॉस्ट में बुक सेकंड में कौन सा डीमन है जो ये सजेस्ट करता है अरे यार हेल में रहते हैं ना, क्या करना। देखो जिसने पेंडेमोनियम बनाया था वो मल्सीबर था, लेकिन किसने ये कहा था कि पीसफुल एग्जिस्टेंस रखना चाहिए, क्या करना, क्या ज़रूरत पड़ रही है कि हम दोबारा से जो है वो हेवन में जाएं और हेवन में जाकर फिर दोबारा से जो है लल्लो चप्पो सी करते रहें, हम ना करते लल्लो चप्पो, ऐसा मतलब कि उसका कहना था। तो वो कौन है ये आप लोग देखो। चलिए तो इसका सही जवाब जो है वो मेमन है। मैंने कहा थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं। मेमन जो है वो कहता है, जबकि सब लोग कहते हैं ओपन वॉर करो ओपन वॉर करो, मुलोक जो है वो कहता है ओपन वॉर करो, युद्ध लड़ना चाहिए, हमें दोबारा से युद्ध लड़ना चाहिए। और जो है अदर्स जो है वो ओपन वॉर के लिए कहते हैं, ये नहीं तो मतलब मुलोक कहता है भाई हमें अब युद्ध लड़ना चाहिए, हमको ना गॉड के अगेंस्ट लड़ना चाहिए। मेमन कहता है अरे क्या है, हेल में रहो, अपना अपनी अपनी तरीके से जियो, सोना बनाओ, सब कुछ करो। तो मेमन जो है वो ये कहता है। Goldsworthies play the skin game, focuses on the clash between skin game, the old aristocracy and the new wealthy manufacturing class, and the answer is B। ये जो है पुराने और नए जो है अमीरों के बीच के टकराव की कहानी है, that is the skin game। Which critical work by John Milton argues that people have the right to execute a tyrant king, जो लिखवाया गया था चार्ल्स फर्स्ट की मृत्यु के उपरांत, चार्ल्स फर्स्ट की मृत्यु को सही ठहराने के लिए। ये वाला पंखा चला दे जरा, ये वाला पंखा चला दो, गर्मी हो रही है बहुत। देखिए एंड जो उनकी मृत्यु के बाद आया था राजा की हत्या को सही साबित करने के लिए, एंड दैट वाज द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट इन विच इट वाज
आर्ग्यूड इट कि जो है कि मिल्टन ने डिफेंड करा था कि लोगों को अधिकार है, अगर राजा जो है वो बहुत ज़्यादा लोभी हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, अपने हितों को सबसे ऊपर रखता है, तो ही शुड बी किल्ड। द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स। द कैरेक्टर फोल्डर, फोल्डर को देखते ही समझ गए होंगे, एंड दैट इज जस्टिस। वैसे इतनी जल्दी क्वेश्चन का आंसर देने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी। द राइम स्कीम ऑफ द स्पेंसेरियन स्टेंजा, स्पेंसेरियन स्टेंजा जो है वो स्पेंसर ने अपनी फेरी क्वीन में यूज़ करा था। ये 9 लाइन का स्टेंजा होता है। पहली 8 लाइन जो होती हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं, और जो लास्ट लाइन होती है उसमें 12 सिलेबल होते हैं, जैसे हेक्सामीटर कहा जाता है या अलेक्जेंड्रीन कहा जाता है। ए बी बी सी सी, ये होती है इसकी राइम स्कीम। एडोनिस भी स्पेंसेरियन स्टेंजा में ही लिखी गई है। वर्ड्सवर्थ जो एक्सकर्शन, पहले ना इसको पढ़ लेना ढंग से, फिर उसके बाद आगे बढ़ना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं और फिर गलती हो जाती है। वर्ड्सवर्थ द एक्सकर्शन वॉज इंटेंडेड टू बी द सेकेंड पार्ट ऑफ अ मासिव अनफिनिश्ड वर्क। अब ये अनफिनिश्ड वर्क का पार्ट होना था। पहला पार्ट प्रिल्यूड होना था, सेकेंड पार्ट एक्सकर्शन होना था। किसका होना था? रेक्लूज का। दैट नेवर गॉट पब्लिश्ड, दैट नेवर गॉट कंप्लीटेड। सो द आंसर इज ए, द रेक्लूज। What is the structural difference between a Pindaric ode and a Horatian ode? आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये भाई मैं तो खुद ही कह रही हूँ भाई, आजकल जितने भी जो प्रैक्टिस सेट्स भी आ रहे हैं, उनमें भी जो ये है AI बेस्ड वाली चीज़ें ही आ रही हैं। लेकिन बात क्या होती है ना, हमें AI के आंसर्स भी चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें साफ लिखा रहता है AI कैन बी रॉन्ग, AI कैन मेक मिस्टेक्स। अब वो आप किसी भी उससे करें, तो यहाँ पर अभी आप लोगों को इसीलिए पढ़िए, समझिए, चेक करिए क्या है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन अ पिंडारी कोड एंड अ होरेशियन ओड? देखो, पिंडारी कोड जो होता है वो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड ईपोट। और जो होरेशियन होता है, ओड होता है, वो एक मोनोसिलेबल, उसमें होता है एक सही स्टेंजा फॉर्म उसमें चलता है। और वो जो होता है वो ये पिंडारिक ओड का एक और चीज़ होती है, ये एंकोमियम ओड्स भी कहलाते हैं। पिंडारिक ओड्स जो होते हैं ना, एंकोमियम ओड्स कहलाते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई करने के लिए जब हो तो ये ओड्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन जो होरेशियन होते हैं, काम एंड मेडिटेटिव ओड होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इन द सॉलिटरी रीपर द पोएट कंपेयर्स द गर्ल सॉन्ग टू विच टू बर्ड्स। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने शायद कल भी कराया था, या पता नहीं अपने वाले जो पेड क्लासेस हैं उसमें करवाया था, मुझे याद नहीं आ रहा, मगर करवाया था मैंने। देखो, सॉलिटरी रीपर का जो गाना है वो कंपेयर किया गया है नाइटिंगेल एंड कुक्कू से। नाइटिंगेल एंड कुक्कू से। राइम रॉयल स्टेंजा, राइम रॉयल स्टेंजा होता है चौसेरियन स्टेंजा, जिसमें 7 लाइन का स्टेंजा होता है। और राइम रॉयल को राइम रॉयल इसलिए कहा जाता है क्योंकि किंग जेम्स फर्स्ट ने चौसर का ये स्टेंजा फॉर्म अपने किंग स्क्वायर में यूज़ किया था। तो राइम रॉयल में आयम्बिक पेंटामीटर में क्या राइम स्कीम होती है? एंड दैट इज ए बी बी सी सी। ही इज नो फूल, जब दो नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं तो फिगर ऑफ स्पीच होती है लाइटोटीज। ही इज अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। विच टर्म डिस्क्राइब्स अ सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून इन अ ट्रेजेडी? सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून जो होता है दैट इज पेरिपीटिया। देखो, पेरिपीटिया, एनाग्नोरिसिस का मतलब होता है किसी चीज के बारे में पता चलना, व्हेन द पर्सन नोज अबाउट समथिंग। तो और पेरिपीटिया का मतलब क्या होता है कि रिवर्सल, 360 डिग्री पर घूम जाना, अच्छे से बुरा होना, ठीक है। और हमर्शिया का मतलब होता है ट्रैजिक फ्लॉ या मिसिंग द मार्क या एरर इन जजमेंट। और ह्यूब्रिस का मतलब होता है प्राइड, ठीक है। और एनाग्नोरिसिस रिकॉग्निशन। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स इज वियरी वे। इसमें जो है ना एग्जाम्पल किसका है सभी को पता है, और वैसे भी ब्रैकेट में लिख के मैंने कौन सा वो हटा दिया। वियरी वे, रास्ता नहीं थका हुआ होता है, थके हुए लोग होते हैं। तो जब नॉन लिविंग थिंग का के ऊपर लिविंग का एडजेक्टिव ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसे ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। एपिथेट मतलब एडजेक्टिव,
और इसका ही एक और जो नाम है वो हाइपलॉज होता है। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ सिमिली एंड एन एपिक सिमिली? देखो सिमिली जो होती है, सिमिली का मतलब होता है कि जब वेयर देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स, दो डिसिमिलर चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, वे समथिंग इज कॉमन। और एपिक सिमिली का मतलब भी यही होता है, मगर एपिक सिमिली क्या होती है, वो बहुत लंबी होती है, एपिक में यूज़ की जाती है, कई कई पेजेस का जो है वो कंपैरिजन होता है। सो द आंसर हेयर इज एन एपिक सिमिली इज एक्सटेंडेड ओवर सेवरल लाइन्स एंड इज हाईली डेकोरेटिव। Bunyan's The Pilgrim Progress is the most famous English example of. Pilgrim Progress is an example of an allegory. In Paradise Lost, which angel is sent to earth to warn Adam about the coming of Saturn? आने वाले उसके लिए, and that is Raphael, Archangel Raphael. शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं, आज ये क्वेश्चन मेरी स्टूडेंट ने ये पूछा कि मैडम शेक्सपियर के कितने सोनेट्स जो हैं वो डार्क लेडी को एड्रेस्ड हैं, 26 या 28? तो भाई देखो, लास्ट के दो सोनेट्स तो क्यूपिड को हैं, होना तो 26 चाहिए, मगर वो क्या माने हम कह नहीं सकते। और ये शुरू होते हैं 1 से लेकर 126 तक हैं फेयर यूथ को, और 127 से जो सोनेट शुरू हुए हैं 152 तक वो हैं डार्क लेडी को। John Galsworthy's The Silver Box satirizes the idea that, इसमें सेम सिंपल से ये बात कही गई है, गरीबों के लिए अलग लॉ होता है और अमीरों के लिए अलग लॉ होता है। अब पेट्रियार्कन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू, पेट्रियार्कन सोनेट जो होता है वो दो भाग में डिवाइड होता है, ऑक्टेव और सेस्टेट। पहली 8 लाइन ऑक्टेव और नीचे की 6 लाइन सेस्टेट। द टर्म पैथेटिक फैलेसी, यानी कि जिसमें नेचर के ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाती हैं, जो वर्ड्सवर्थ के पोएम्स में हमें देखने को मिलता है। ये टर्म किसने जो है कॉइन की थी? ये टर्म कॉइन की थी जॉन रस्किन ने। द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय जॉन रस्किन। विच शेक्सपियरियन प्ले इज सेट इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन? And that is As You Like It. Milton's Samson Agonistes is modeled on the tragedies of Seneca, Sophocles and Euripides. शेक्सपियर या मान लो, देखो भाई ग्रीक ट्रेजेडी है, इट वांटेड टू ब्रिंग बैक द ग्रेविटी ऑफ ग्रीक ट्रेजेडीज, तो ये सोफोक्लीज और यूरिपिडस से प्रभावित होकर तो लिखी जाएगी। व्हाट इज द टर्न ऑफ वोल्टा इन अ सोनेट, जो 8वीं लाइन के बाद आता है, जो पहले 8 लाइन क्वेश्चन होता है, नीचे की 6 लाइन आंसर देता है, तो ये होता है द शिफ्ट इन थॉट और आर्ग्यूमेंट। वोल्टा होता है कि जब शिफ्ट इन थॉट और आर्ग्यूमेंट, ठीक है जी। Milton, thou shouldst be living at this hour is the opening line of a poem sonnet by Wordsworth. That is by Wordsworth, London 1802 या मिल्टन, वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया सोनेट है, लंदन 1802 या मिल्टन, टू मिल्टन। विच ऑफ गॉल्सवर्दीज वर्क वन हिम द नोबल प्राइज? ये इसकी लाइन है, डिस्टिंग्विश्ड आर्ट ऑफ नरेशन, एंड दैट इज बी द फोरसाइट सागा, द फोरसाइट सागा। Which work served as the primary source for Shakespeare's Macbeth, King Lear, और and Cymbeline? ये सारे ऐतिहासिक उसमें से लिए गए हैं, तो ऐतिहासिक में होता है जो इसमें से हिस्ट्री प्लेज लिए गए हैं, हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल्स। In Twelfth Night, what is the name of the clown who sings O Mistress Mine? क्लाउन का नाम क्या है? हु सिंग्स ओ मिस्ट्रेस माइन, ये सॉन्ग है।
तो ये कौन जो है गाता है, और ये आपको सबको पता है, एंड दैट इज फेस्टे, दैट इज फेस्टे। ये भी दो क्वेश्चन बन रहे हैं, और मिस्ट्रेस माइंड जो है गाता है फेस्टे। Which Shakespearean character says the lunatic, the lover, the poet are of imagination? पागल, प्रेमी और कवि कल्पना की डोरी से बंधे हैं। और ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम की जो है लाइन है, और ये कहते हैं थीसियस। The Winter's Tale is divided into two distinct halves. The first is a tragedy of jealousy, while the second is Winter's Tale में जो दिखाया गया है कि पहले तो खुद ही जो है वो अपने दोस्त को रोकता है, बाद में जो है वो खुद ही उसका शिकार हो जाता है, तो जेलसी का। तो राजा जो है, तो इसका जो सेकंड हाफ है दैट इज पेस्टोरल, शेफर्ड्स हैं, तो पेस्टोरल रोमांस में परिवर्तित हो जाता है। हु इज द ओनली कैरेक्टर टू स्पीक इन बोथ हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट एंड द मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर? भाई देखो, जिस कैरेक्टर को क्वीन एलिजाबेथ ने कहा था शो हिम इन लव, और फिर उसके बाद कैरिकेचर्ड वे में उन्हें दिखाया गया था द मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर में, एंड दैट इज फॉल्स्टॉफ। चलो आगे बढ़ते हैं। ही इज वन ऑफ द शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट कॉमिकल characters. In the preface to lyrical ballads, Wordsworth argues that the language of poetry should be, that is B, a selection of language, man speaking to men, that is B, a selection of language really used by men. वर्ड्सवर्थ की पोएम जो है लाउडामिया इज रेयर इन हिज ओवरे बिकॉज इट डील्स विद, किस एक इसका जो फीचर है वो डिस्टिंक्ट है। क्यों? क्योंकि ये क्लासिकल माइथोलॉजी पर आधारित है, जिसके बारे में वर्ड्सवर्थ खुद ही कहते हैं कि उन्हें इसे लिखने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। लाउडामिया, विच पोएम वॉज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर जॉन, जब उन्होंने एक पेंटिंग देखी थी और जो समुद्र के बीच में एक कैसल खड़ी है, और उससे प्रभावित होकर उन्होंने जो है एक पोएम लिखी थी, एंड दैट इज पील कैसल, एलिजी एक्सटेंजास पील कैसल। In London 1802, Wordsworth addresses Milton, stating that England is a fen of stagnant, कि भाई पानी पानी है, इसका आंसर इज stagnant waters। पानी के बारे में कहा गया कि इंग्लैंड जो है ना अब इस समय रुके हुए पानी की तरह हो गया, there is nothing new in it। द सबटाइटल प्रिल्यूड का सबटाइटल क्या है? प्रिल्यूड का सबटाइटल, जो कि प्रिल्यूड को वो पूरे टाइम वर्ड्सवर्थ जो है उसे लिखते रहे। ये पोएम जो है वैसे तो ये 1850 में आई, लेकिन ये 17 जब उन्होंने लिखनी शुरू करी थी 99 में 2 में आई, फिर उसके बाद 1805 में ये 13 किताबों में आई, फिर उसके बाद मतलब पब्लिश नहीं हुई थी मगर लिख चुके थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने इसे टाइटल दिया, दैट वाज द प्रिल्यूड और ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। वर्ड्सवर्थ तो पूरी ज़िंदगी इस पर काम ही करते रहे, पोएम टू कॉलरिज कहते थे, दैट इज ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। द आंसर इज बी, growth of a poet's mind. Now the next question is John Milton's on the late massacre in Piedmont, ये क्या है? That is ये पोएम जो है ना, ये पाइडमोंट में हुआ जो नरसंहार था उसको क्रिटिसाइज करती है, और ये है कि ऑन द लेट में सेकेंड पाइडमोंट, ये क्या है? एपिक फ्रेगमेंट है, सोनेट है, पेस्टोरल एलिजी है, वर्स ड्रामा है? ये एक्चुअली सोनेट है, दिस इज अ सोनेट। तो ये इसमें तो ऑप्शंस बट ऑब्वियस थे, मगर फिर भी जैसे लिरिक है, एलिजी है, तो इसका पता होना चाहिए। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 9th, व्हाट इज द स्पेसिफिक रीजन ईव गिव्स for wanting to work separately? बुक 9th जिसमें फॉल, एक्चुअली पैराडाइज लॉस्ट में दो बुक्स में फॉल हुआ है, एक बुक 4th में, एक बुक 9th में, लेकिन जो एक्चुअल फॉल्ट जो है वो हुआ है बुक 9th में हुआ है, जिसमें ईव कहती है आई वॉन्ट टू टेंट, आज हम लोग दोनों अलग अलग गार्डन को टेंट करेंगे। तो ऐसा क्यों कहती है? क्या वो एडम से नाराज है, या वो अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करना चाहती है अगेंस्ट टेम्पटेशन, या वो एडम को बहुत डिस्ट्रैक्टिंग पाती है?
तो इसका सही जो जवाब है वो ये है कि शी वॉन्ट्स टू फिनिश द गार्डनिंग फास्टर। कॉमन सा आंसर है और कॉमन सा ही है, उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना। हु डिस्क्राइब्स मिल्टन एज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर? ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर जो है वो कहा है, दैट इज जॉन ड्राइडन। इन गोल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइफ द कन्फ्रंटेशन इज बिटवीन डेविड स्ट्राइफ, जो कि एक त्रिनाथा टिन प्लेट फैक्ट्री में हड़ताल की कहानी है, डेविड रॉबर्ट्स एंड जॉन एंथनी, दोनों के दोनों ही बहुत ही अड़ियल लोग हैं। Which of Galsworthy's novels were originally published under the pseudonym John St. John? Actually काफ़ी सारी जो है वो पब्लिश हुई थी। इनिशियली जो ये जोसलिन जो है ये पब्लिश हुई थी जॉन सेंट जॉन के नाम से। – 1898 में जो जोसलिन है, ये इस वाले क्वेश्चन को ये क्वेश्चन बड़ा दिमाग ख़राब कर देता है। जोसलिन जो है ये पब्लिश हुई थी 1898 में, 1898, और ये पब्लिश हुई थी जॉन सेंट जॉन के नाम से। और चलो आगे बढ़ते हैं। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये लाइन जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम रेनबो या माई हार्ट लीप्स अप की है, जिसको इन्होंने एक एपिग्राफ के रूप में यूज़ किया था ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी का जब लिखा था इन्होंने। और तो ये जो है मतलब ये वैसे जो ये लाइन है ये किसका एग्जाम्पल है? एक्चुअली ये एक वैसे तो ये एक क्या कहना चाहिए, एक कहावत है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ठीक है। तो ये जो है जिसे कहना चाहिए एक एपिग्राम है ना, एक एपिग्राम है ये। लेकिन हर एपिग्राम जो होता है ना वो क्या होता है, पैराडॉक्स होता है। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि जिसमें एक सच्चाई छिपी होती है, देखने में वो विरोधाभासी लगता है, देखने में वो चीज़ सत्य नहीं लगती है, बट उसके अंदर एक सच्चाई छिपी होती है, इसे पैराडॉक्स कहा जाता है। हर एपिग्राम पैराडॉक्स होता है, मगर हर पैराडॉक्स एपिग्राम नहीं होता है। इन एन एलिगरी इफ कैरेक्टर्स नेम इज क्रिश्चियन और फेथफुल, इट इज क्या होता है बताइए? सिंबॉलिक एलिगरी, पर्सोनिफिकेशन एलिगरी, हिस्टोरिकल एलिगरी या पॉलिटिकल एलिगरी। भाई देखो, अगर व्यक्तियों को क्रिश्चियन या फेथफुल कहा जा रहा है तो ये पर्सोनिफिकेशन एलिगरी है, पर्सन्स को, वर्चूज को ह्यूमन बींग्स के रूप में दिखाया जा रहा है। 10,000 saw I at a glance uses 10,000 as which figure of speech? भाई आपने अगर देखे भी 10,000 जो डेफोडिल्स हैं तो आपको क्या पता वो 10,000 हैं? ये अतिशयोक्ति अलंकार हो गया ना, और इंग्लिश में अतिशयोक्ति को बोलते हैं हाइपरबोली। द आंसर इज हाइपरबोली। व्हाट इज एंजैममेंट इन पोइट्री? थोड़ा सा उसको छोटा करना पड़ेगा मेरे को। व्हाट इज एंजैममेंट इन पोइट्री? देखो, एंजैममेंट को स्ट्राइडिंग ओवर भी कहते हैं, यानी कि जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में बिना किसी पंचुएशन मार्क के कंटिन्यू हो जाता है, उसे एंजैममेंट, और एंजैममेंट के लिए ही एक टर्म यूज होती है स्ट्राइडिंग ओवर। तो ये है इसका आंसर है, दैट इज बी। ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज इज अ सिमली। लेकिन अगर ये होता माई लव इज अ रेड रोज, तो देखो ध्यान दो, माई लव इज अ रेड रोज, देखो भाई लव को कंपेयर किया रोज से, बट द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन हैव नॉट बीन यूज, तो ये क्या है? दैट्स अ मेटाफर। द हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ, हीरोइक कपलेट में क्या होता है?
2 राइमिंग लाइंस ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, इसकी ये होती है राइम स्कीम, ए ए बी बी, ऐसे राइम स्कीम होती है इसकी. विच स्टेंजा फॉर्म इज यूज्ड इन शैलेज ओड टू द वेस्ट विंड, दांते से ली गई है, दैट इज टर्जा रिमा. टर्जा रिमा. अ मास्क वॉज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, किसके लिए होते थे मास्क? जैसे कॉमर्स लिखा गया, सोचो कॉमर्स किसके लिए? अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर के लिए. तो ये होते थे रॉयल कोर्ट एंड नोबिलिटी के लिए होते थे, जनरल पब्लिक के लिए नहीं होते थे ये. दैट इज बी. अ सेस्टेट इज द फाइनल 6 लाइन्स ऑफ विच टाइप ऑफ सोनेट? सेस्टेट और ऑक्टेव में बांटा गया है पेट्रियार्कन को. शेक्सपियरियन सोनेट में तो क्वाट्रेन और कपलेट होता है. इंटरनल राइम अकर्स व्हेन, इंटरनल राइम किसे कहते हैं? इंटरनल राइम होती है जब दो या दो से ज्यादा शब्द एक ही सिंगल लाइन में राइम करते हैं ना, तो उसे इंटरनल राइम जो है वो कहा जाता है. ठीक है जी, ये म्यूजिकलिटी बढ़ा देती है ना इसलिए. सो द आंसर इज बी. विच शेक्सपियरियन प्ले इज फेमस फॉर हैविंग नो प्रोज? ये जो पूरा वर्ड्स प्ले है, रिचर्ड सेकंड, दैट इज रिचर्ड सेकंड. गॉल्सवर्दी ने एक वर्क लिखा है द फ्यूजिटिव, डील्स विद द ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ बैड मैरिज एंड सोशल प्रेशर और लेबर स्ट्राइक, रेशियल इनइक्वालिटी या पॉलिटिकल कम. जो फ्यूजिटिव है ना वो बैड मैरिज एंड सोशल प्रेशर को बताता है. इन मिल्टन्स लिसिडस हु इज द पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक? सेंट पीटर, जिनके पास चाबियां हैं सोने की लोहे की, दैट इज सेंट पीटर. विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड द हाई वाटर मार्क ऑफ हिज पोएटिक जीनियस? फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी नहीं पूछा है, हाई वाटर मार्क पूछा है, एंड दैट इज बी, ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, जो कि इरेगुलर पिंडारिक ओड भी है. टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड, देखते ही दिमाग में आ गया ओ ये तो यूलिसिस की लाइन है, लेकिन क्वेश्चन पूरा पढ़ो. टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड नॉट टू यील्ड इज द फेमस क्लोजिंग लाइन ऑफ यूलिसिस, बट द स्पिरिट ऑफ अनकॉन्करेबल विल. तो क्या हुआ जो एक लड़ाई हार गए? ये किसकी है बताइए? और इससे पता चल गया होगा मिल्टन सैटर्न, दैट इज बी. तो भैया अब मैं आप लोगों को यहाँ से मैंने 61 से लेके 120 तक जो है क्वेश्चंस जो लिए हैं ग्रामर के लिए. तो आज तो मुझे पता है सेशन एक बार में जो है अभी तो नहीं ख़त्म कर रही हूँ, 1-2 दिन बाद ख़त्म कर दूंगी, थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो रही है, मेरे को खड़े खड़े पसीना आ जा रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेगमेंट? द सन सेट ओवर द होराइजन पेंटिंग द स्काई पिंक, बिकॉज द एग्जामिनर अराइव्ड लेट एंड द पेपर्स वर नॉट रेडी, स्टॉप, थिंकिंग अबाउट द एग्जाम ही फॉरगॉट टू ईट. अब मैं आप लोगों को इसके बारे में समझाऊँ पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ूँगी. देखिए पहले आप इसे समझ लीजिए, फिर उसके बाद समझिएगा. देखिए सबसे पहले सेंटेंस फ्रेगमेंट समझिए. सेंटेंस फ्रेगमेंट का मतलब होता है, फ्रेगमेंट वर्ड से ही समझ में आ रहा है, फ्रेगमेंट का मतलब होता है अधूरा सेंटेंस. देखो इनकम्प्लीट सेंटेंस जो होता है उसे कहते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंस. जो सेंटेंस पूरा अर्थ ना दे उसे सेंटेंस फ्रेगमेंट कहते हैं. फिर होता है एक चीज़ आती है यहाँ पे, एक वर्ड आता है कॉमा स्प्लाइस. अब चूंकि अगर एआई से पेपर बनते हैं तो आपको ये भी आ सकता है. तो कॉमा स्प्लाइस क्या होता है ये भी आप लोग को जानना चाहिए. when two complete sentences
are joined by a comma. अब आपको लग रहा होगा इससे क्या फर्क पड़ता है? भाई फर्क पड़ता है। कॉमा स्प्लाइस का क्या मतलब होता है? शी वॉज टायर्ड, शी वेंट टू बेड। अब आपको लग रहा होगा इसमें क्या गड़बड़ है? भाई देखो, अगर आपको एक से शी वॉज टायर्ड सो शी वेंट टू बेड, अगर आपको यहाँ लगाना है तो आपको यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, ये वो सॉरी एक यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, पहले कॉमा लगाइए फिर सो लगाइए, क्योंकि ये इसका रिजल्ट है। नहीं तो ये दोनों सेंटेंसेस अपने आप में कंप्लीट है, दोनों के बाद फुल स्टॉप लगा दो। शी वॉज टायर्ड फुल स्टॉप, शी वेंट टू बेड फुल स्टॉप। जब हम बिना किसी कंजंक्शन के दो कंप्लीट सेंटेंसेस को कॉमा से जोड़ देते हैं तो उसे कॉमा स्प्लाइस कहा जाता है। फिर तीसरा है फ्रेगमेंट सेंटेंस, तो मैंने बता ही दिया। एक सेंटेंस फ्रेगमेंट में एक ये भी चीज़ समझिएगा, इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है, मतलब इसमें इन तीनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है इसमें सब्जेक्ट ना हो सकता है इसमें फाइनाइट वर्ब ना हो सकता है इसमें कंप्लीट थॉट ना हो। फिर तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है रन ऑन सेंटेंस। अब ये रन ऑन सेंटेंस क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको एंजैममेंट बताया था, रन ऑन सेंटेंस भी समझ लीजिए, विद एग्जाम्पल समझाऊंगी। रन ऑन सेंटेंस का एग्जाम्पल समझाती हूँ पहले। I finished my work, I went home। बिना किसी पंचुएशन मार्क के जब एक सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस भी यहाँ मिलता है तो उसे रन ऑन सेंटेंस कहा जाता है। विदाउट एनी पंचुएशन मार्क, व्हेन आफ्टर अ सेंटेंस अनदर सेंटेंस बिगिंस, दैट इज नोन एज रन ऑन सेंटेंस। अब एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस बिना किसी पंचुएशन मार्क के आ जाता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब एक थॉट जो है खत्म होता है फुल स्टॉप लगाते हैं फिर नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब ये पंचुएशन मार्क यूज़ नहीं किया जाता, जो हम लोग सब व्हाट्सएप पे मैसेज करते हुए या वैसे जब सोशल मीडिया पे या इनफॉर्मली जब मैसेज करते हैं तो वो यूज़ करते हैं, उसे रन ऑन सेंटेंस कहा जाता है। उसके बाद एक और चीज़ आती है, एक और चीज़ है वो है फ्यूज सेंटेंस है, वो भी वही चीज़ है। जब यही चीज़ है जो इसका मैंने बताया। तो अब आप इससे एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया उससे आप लगा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेगमेंट। द सन सेट ओवर द होराइजन पेंटिंग द स्काई पिंक। द सन के बारे में बात की जा रही है। बिकॉज द एग्जामिनर अराइव्ड लेट एंड द पेपर्स वर नॉट रेडी। स्टॉप थिंकिंग अबाउट द एग्जाम, यू फॉरगॉट टू ईट। तो उसके हिसाब से अब आपको बताना है कि इसमें सही जवाब जो है वो क्या है। अभी मैं तो यहीं तक करवा के जा रही हूँ। फ्रेगमेंट जो है अधूरा सेंटेंस इसमें ये है, बिकॉज द एग्जामिनर अराइव लेट एंड द पेपर्स। भाई अधूरा है क्योंकि इसमें ये नहीं, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो आंसर इज बी, बिकॉज द एग्जामिनर अराइव लेट। सो ये था हमारा आज का सेशन। बाकी मैं आप लोगों को, मैंने जैसे कहा था आप लोगों को ये बताऊंगी, तो ये मैंने बताया। बाकी मैं आप लोगों के साथ बाकी इसको टॉपिक को पूरा करूँगी कल।